जिंदाबाद जिंदाबाद। करार जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। वीर भोग्या वसुंधरा माननीय थावरचंद गहलोत जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय सभी नेतृत्व का हमारे जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। भारत माता की। अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य से अनुरोध करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का स्वागत करें। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी से अनुरोध है कि वो भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे इस कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी महामंत्री श्री विजय पाठक जी से अनुरोध है कि वो भी हमारे माननीय राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री बाबूराम जी निषाद से अनुरोध है कि भारत सरकार के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। सांसद श्री भैरव प्रसाद मिश्र जी से अनुरोध है कि वो श्री थावरचंद जी गहलोत का स्वागत करें। श्री भैरव प्रसाद जी से अनुरोध है, श्री प्रकाश शर्मा जी से अनुरोध है कि दीदी उमा भारती जी का स्वागत करें। हमारे आप सबकी ओर से पूरे बुंदेलखंड की जनता की ओर से राष्ट्रीय नेतृत्व का हार्दिक स्वागत है। आप लोग जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय ओम माथुर जी का स्वागत सांसद भानु प्रताप वर्मा जी पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जुझारू युवा तेज तर्रार जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रही है, उनसे अनुरोध करूंगा कि आके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का स्वागत करें। आदरणीय श्री केशव प्रसाद जी मौर्य। तेजी के साथ भारत माता की जयकारा इस प्रकार से लगे कि बुंदेलखंड की धरती से यह आवाज निकली है, बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की। आज परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सपूत माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय श्री कलराज मिश्र जी, जिनका यह लोकसभा क्षेत्र है, ऐसी आदरणीय दीदी उमा भारती जी केंद्रीय मंत्री, केंद्र में मंत्री और यात्रा में लगातार इधर आपके साथ रहने वाले आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, मेरे प्रभारी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोकसभा के राज्यसभा के माननीय सदस्य माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, मंच पर विराजमान सभी राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी जिले के पदाधिकारी और सामने बैठे हुए बुंदेलखंड के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझे ज्यादा बात नहीं कहनी क्योंकि आज यहां पर हमारे अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, 2014 में आपने कमल खिलाया, 73 लोकसभा की सीटें जिताई,
337 विधानसभा सीटों में भाजपा को नंबर 1 बनाया, लेकिन उस समय हम सरकार नहीं बना सकते थे। उस समय हम 337 विधायक नहीं जिता सके क्योंकि उस समय विधानसभा के चुनाव नहीं थे। अब 2017 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, 2017 में 2014 दोहराइए। उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। इस कुशासन को हटा करके सुशासन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यह जो गुंडा राज है, जो माफिया राज है, जो अपराधियों का बोलबाला है, आप सबको विश्वास दिला रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, यह गुंडे माफिए यह कहीं नजर नहीं आएंगे। सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का यह समय है। कोई परिवार में व्यस्त है, कोई जाति में व्यस्त है, कोई वसूली में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त करना चाहती है, लेकिन सपा बसपा यहां गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके सामने बस इतना ही कहना चाहूंगा। मेरा सवाल आप सबसे है, क्या जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है, क्या उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तरह बदहाल है क्या? अगर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में आप जाएं तो क्या ऐसी स्थिति है क्या? तो एक ही उत्तर मिलेगा कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड तो चमक रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड नहीं चमक पाया। तो इसके पीछे सपा बसपा की बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार के अंत करने के एकदम सही समय है। मैं आप सभी यहां पर उपस्थित जनता जनार्दन के सामने यही आह्वान और निवेदन करना चाहूंगा। 2017 में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? क्या चाहते हैं आप लोग? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा सरकार बनानी है तो बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों में कमल खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? अगर कमल खिलाना चाहते हैं, सपा बसपा से यूपी को मुक्त कराना चाहते हैं, मैं आप सबको यही निवेदन करके ब्याज सहित भारतीय जनता पार्टी हिसाब चुकता करेगी। बुंदेलखंड को देश के अंदर जो एक अलग पहचान बननी चाहिए, जो अलग पहचान है, वीरों की भूमि है। मैं इस भूमि से आप सबको यही निवेदन करके जाऊंगा, 19 की 19 सीटों में कमल खिलाइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इधर माता पीताम्बरा माता है, इधर राम राजा सरकार है। इनका आशीर्वाद लेकर के यह परिवर्तन यात्रा जो शुरू होने जा रही है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी की पहचान झांसी रानी के अतिरिक्त हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से देश के एकमात्र राष्ट्रकवि मैत्री शरण जी गुप्त, साहित्यकार इतिहासकार डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा और जैन समाज के यहाँ पर दुर्लभ तीर्थ स्थल देवगढ़ और करगवा जी से भी होती है। आज हमारे बीच में मैत्री शरण जी के परिवार के सदस्य श्री प्रमोद गुप्त जी और श्री शशिकांत कन्ने जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक उनकी पुस्तकों का सेट भेंट करेंगे। इसी के बाद डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा के पौत्र श्री रमाकांत वर्मा जी डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की पुस्तकों का सेट भेंट करेंगे। और हमारे ललितपुर जैन समाज के सभापति श्री अनिल जैन अंचल जी, जिनके एक बड़ी कहावत है ललितपुर के बारे में कि बुंदेलखंड में तमाम प्राकृतिक आपदा होने के बाद भी ये कहा जाता है कि ललितपुर ना छोड़िए जब तक मिले उधार। ऐसे संपन्नता के प्रतीक ललितपुर के सभापति श्री अनिल जैन अंचल जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री रमाकांत जी वर्मा डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी के पौत्र श्री अनिल जैन जी आदिनाथ भगवान की मूर्ति भेंट कर रहे हैं। अब मैं सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद जी गहलोत से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया आकर हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय श्री थावरचंद जी गहलोत। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय कलराज मिश्र जी, आदरणीय उमाश्री भारती जी, आदरणीय ओम माथुर जी, मंचस्थ सभी वरिष्ठ जन, उपस्थित आशीर्वाद दाताओं, बहनों भाइयों, अन्य सभी उपस्थित महानुभावों और पत्रकार मित्रों,
मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं। आप मध्य प्रदेश को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश को भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है। हिंदुस्तान में विकास करने राज्यों में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर आता है और उत्तर प्रदेश की गिनती अगर उसके मान से देखो तो कहीं पिछड़ी हुई और बहुत पीछे दिखाई देती है। आप बुंदेलखंड के हिस्से को ही देख लो, जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वहां की स्थिति यहां की तुलना में ज्यादा अच्छी है। आखिर ये स्थिति क्यों है? आपको और हमको सबको विचार करने की आवश्यकता है। आप स्वयं महसूस कर रहे हैं, 15 साल से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार रही है। उत्तर प्रदेश में विकास की गति या तो है ही नहीं और है तो बहुत धीमी गति से है। आप विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में देश और प्रदेशों का बिना किसी भेदभाव के तेज गति से विकास करना चाहती है। राज्यों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जितना पहले यूपीए की सरकार में राज्यों को पैसा मिलता था, उससे 17% धनराशि केंद्र के अंश की ज्यादा देना प्रारंभ की है। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में विकास की गति बहुत धीमी है, विकास अवरुद्ध है। इस प्रदेश में गुंडा राज है, दादागिरी का राज है, तुष्टीकरण का राज है और सांप्रदायिक तनाव पैदा करके ये इनके इन प्रकार सत्ता में बने रहने की कोशिश करने वाली ये सपा और बसपा, इसको हराने का अवसर आपके सामने है। केंद्र की सरकार ने नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में इस देश में समता लाने के लिए और समरसता लाने के लिए शोषित, पीड़ित, गरीब वर्ग के हितों की भी एक नहीं अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। इन सब योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश में ठीक से आप सबको मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की आवश्यकता है। परिवर्तन यात्रा इस बात का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। इस परिवर्तन की यात्रा को और ऊंचाइयों तक ले जाए और वोटिंग के दिन तक कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से कर्तव्य की पराकाष्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। सबका साथ, सबका विकास, उत्तर प्रदेश का विकास भी इसी में है। मैं आपको ये गिनाना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां की जीडीपी ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा है। क्या कारण है? उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट बहुत कम है। यहां भी सब साधन उपलब्ध है, पानी की ज्यादा कमी नहीं है और साधनों की भी कमी नहीं है। फिर भी सिंचाई के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है, जबकि मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है, वहां सिंचाई की विकास दर 24% है। एक नहीं अनेक योजनाएं ऐसी है जो मैं सब गिनाऊंगा तो लंबा समय लगेगा और मंच पर वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, आप और हम सब उनका भाषण सुनना चाहते हैं। मैं भी उनका भाषण सुनना चाहता हूं। एक बात कह करके मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सामाजिक समता लाने के लिए और सामाजिक समरसता लाने के लिए आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से विकास की अनेक योजनाएं बनाई है। पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उनको सम्मान देने की दृष्टि से अंबेडकर जी के जो महत्वपूर्ण 5 स्थान है, उनको पंच तीर्थ के रूप में घोषित करके उनको विकसित करने का काम किया है। हम आर्थिक विकास भी चाहते हैं, हम भावनात्मक सामाजिक सम्मान भी दिलाना चाहते हैं और इन सब अच्छे कामों को करने के लिए आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़िए, परिवर्तन यात्रा में सहयोग कीजिए और परिवर्तन यात्रा को मंजिल तक पहुंचाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाइए और उत्तर प्रदेश में भी तेज गति से विकास के रास्ते प्रशस्त कीजिए। इतना ही कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय गहलोत जी। अब मैं अनुरोध करूंगा इसी क्षेत्र की यशस्वी सांसद और जिनके पास जल साधन और संसाधन और गंगा मां को निर्मल और स्वच्छ बनाने का दायित्व है, ऐसे आदरणीय दीदी उमा भारती जी।
बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी, हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर जी, कलराज मिश्र जी, थावरचंद जी गहलोत जी, यहाँ पर उपस्थित श्री केशव मौर्य जी, मंचासीन सभी सम्मान्य अतिथिगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और झांसी की धरती पर मैं आदरणीय अमित शाह जी का पूरी झांसी लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। जब मुझे झांसी से चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ तो अमित शाह जी ने मुझे कहा था कि दीदी आप आंखें मूंद के झांसी से फॉर्म भरिए, आपकी विजय 1 लाख से ज्यादा मतों से ही होगी। और उनकी बात सही निकली, मैं 2 लाख मतों से यहाँ से चुनाव जीती। झांसी की जनता का यह एहसान और इसका कर्जा चुकाने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आई। मुझे सरकार में कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया, जन संसाधन मंत्रालय का दायित्व दिया गया। अब मैं इंतजार कर रही हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार की यहां से विदाई हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, ताकि झांसी क्षेत्र की जनता को दिए गए सारे के सारे वचन पूरे किए जाएं। हमें यहाँ बहुत कठिनाइयां आई। हम झांसी नगर के लिए 900 करोड़ की अमृत योजना लेके आए। मैं पहुंच नदी के लिए 100 करोड़ लेकर के आई। अर्जुन साई के लिए 300 करोड़ लेकर के आई। एक नई रेल हमने चलाई। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के तालाब के लिए 64 करोड़ रुपया लेके आई। कितने प्रकार की योजनाएं में लेके आई, लेकिन जितना सहयोग हमें राज्य शासन से और राज्य प्रशासन से चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया। और इसका परिणाम निकला कि उन योजनाओं को हम जमीन पे जितनी तेजी से उतारना चाहते थे हम नहीं उतार पाए। जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हों तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हों और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और मोदी जी अकेले भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, याद रखिएगा, मोदी जी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। इसलिए जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो उत्तर प्रदेश लगभग 20 साल से विकास की प्रतीक्षा कर रहा है, खजानों के भंडार खुल जाएंगे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और इस बुंदेलखंड की धरती के विकास के लिए। मैं माननीय अमित शाह जी को और माननीय राजनाथ जी को ये एक बात बताऊंगी, यहाँ पृथक बुंदेलखंड का आंदोलन चला है और ये आंदोलन लगभग 30 साल से चला। जब मैं राजनीति में नहीं थी, मैं तब से इस आंदोलन का समर्थन करती रही हूँ। यहाँ पर बस एक ही कठिनाई है कि जो पृथक बुंदेलखंड की मांग है उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का हिस्सा मिलाकर के मांग है। मैंने आंदोलनकारियों से आग्रह किया है कि जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो, क्योंकि पहले भी 2 बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो चुका है, जिसमें एक बार तेलंगाना बन चुका और एक बार झारखंड और उत्तराखंड बन चुके और छत्तीसगढ़ बन चुके, तब भी बुंदेलखंड नहीं बन पाया। क्योंकि आंदोलनकारियों को एक निष्कर्ष पे आना पड़ेगा कि दोनों राज्यों को मिलाकर के आप मांग कर रहे हैं, या जो एक राज्य की बात जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुई थी और जिसका प्रस्ताव आखिरी घड़ी में मायावती जी ने पेश किया था, और वो भी चुनाव को सामने देख करके पेश किया था, क्योंकि चुनाव आने वाला था और उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये व्यवहारिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छोटे राज्यों का समर्थन किया है और इसलिए मैं यहाँ से खड़े होकर के फिर पृथक बुंदेलखंड राज्य का समर्थन करती हूँ। लेकिन मेरा अनुरोध है सारे इस उत्तर प्रदेश की जनता से और मध्य प्रदेश की जनता से कि ये आपको ही मिल बैठ के तय करना होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग से पहले आप इस निष्कर्ष पे आ जाइए कि बुंदेलखंड का कितना हिस्सा है जो कि पृथक बुंदेलखंड राज्य के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि दोनों विधानसभाओं में उसका प्रस्ताव पास हो सके। जब तक पृथक बुंदेलखंड गठन नहीं होता तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे अनुरोध पर बुंदेलखंड पैकेज का रिवाइवल किया और हमने यहाँ पर श्रीपाद नायक जी से निवेदन करके यहाँ के आयुर्वेदिक विद्यालय में हमने यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट की खेती ललितपुर और झांसी में करने के लिए एक फैकल्टी खुलवाई है। और मुझे इजराइल की सरकार ने बुलाया है। मैं झांसी और ललितपुर के लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने चुनाव में इजराइल की बात कही थी कि जैसा इजराइल का क्लाइमेट है और जैसा इजराइल की जलवायु है
और जैसी इजराइल में पानी की कमी है वैसा ही बुंदेलखंड है। अगर हम इजराइल से पैटर्न समझ लें खेती करने का, वो फसल उगाने का, वो सब्जी उगाने का, वो फल उगाने का, जो ऐसे क्लाइमेट में हो सकती है, तो बुंदेलखंड हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध इलाके में बदल जाएगा। और इसी के लिए मुझे इजराइल की सरकार ने निमंत्रण दिया है, हम वहां जाएंगे। और मुझे यकीन है कि जो माननीय मोदी जी ने बुंदेलखंड का पैकेज रिवाइव कर दिया है, मैं आपके लिए खुशखबरी दे रही हूं कि बुंदेलखंड का पैकेज रिवाइव हो गया है। लेकिन गड़बड़ यह है कि इसका लाभ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को तो मिल जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री, नेता और विधायक और उनके नीचे काम करने वाला प्रशासन, उनको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनको एक ही घमंड है कि हम तो जातिवाद के सहारे जीत जाएंगे, हम तो वोट बैंक के सहारे जीत जाएंगे। मैं अपील करूंगी आज यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से, आप इनके परिवार का झगड़ा देखिए और आप समझ जाइए कि इनने कभी पिछड़ों के समर्थन की बात कही थी, उनका साथ नहीं दिया। यादवों के समर्थन की बात कही थी, उनका साथ नहीं दिया। मुसलमानों के समर्थन की बात कही थी, उनका साथ नहीं दिया। ये चाचा भतीजे और बाप बेटे जिस प्रकार से आपस में लड़ पड़े हैं, मैं तुलसीदास की रामायण की चौपाई याद दिलाऊंगी कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, कि रहे न को कुल रो बनिहारा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इस चौपाई को याद कर लीजिएगा। राम विमुख असहाल तुम्हारा, कि रहे न को कुल रो बनिहारा। गरीब जनता के साथ धोखा करोगे, पिछड़े वर्गों के साथ धोखा करोगे, मुसलमानों का वोट लोगे लेकिन उनका विकास नहीं करोगे, पिछड़े वर्गों का वोट लोगे लेकिन उनका विकास नहीं करोगे, यादवों का वोट लोगे और उनका विकास नहीं करोगे, और आपस में चाचा भतीजे बाप बेटे आपस में बंटवारा करते रहोगे, तो यही परिणाम होगा जो समाजवादी पार्टी के परिवार का आज देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका हम सब परिवार है, जिसके हम सब बेटे बेटियां हैं, जिसका पूरा संसार परिवार है, जिसका पूरा देश परिवार है। और हमारे सौभाग्य से वो हमारे यहाँ के सांसद हैं उत्तर प्रदेश के। और इसलिए आप देखिए, जिस बुंदेलखंड पैकेज का लाभ उठा करके मध्य प्रदेश अभी फिर फुर्ती से आगे बढ़ गया है, वो बुंदेलखंड पैकेज का उत्तर प्रदेश में पता तक नहीं लग रहा है। और इसके लिए मैं पुलिस और प्रशासन को उतना जिम्मेवार नहीं मानती जितना कि यहाँ के शासन को, शासक गणों को, मंत्रियों को और सरकार को जिम्मेवार मानती हूँ। ये याद रखिएगा कि चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है और चाकू हत्यारे के हाथ में भी होता है। जब चाकू हत्यारे के हाथ में होता है तो वो छुरा घोंप करके उससे हत्या करता है, और वही चाकू जब डॉक्टर के हाथ में होता है तो वो सर्जरी करके ऑपरेशन करता है और जीवन दान देता है। शासन और प्रशासन जब समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी और बसपा जैसी पार्टी के हाथ में होता है तो ये शासन और प्रशासन और ये पुलिस ये हत्यारे के चाकू बन जाते हैं। और जब हमारी सरकार आती है, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, जब राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये डॉक्टर का चाकू बन जाता है और ये जीवन दान देने का काम करता है। इसलिए यहाँ की पुलिस और यहाँ की प्रशासन ये काम नहीं कर पाते, ये डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाते। इनको समझ में ही नहीं आ पाता है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। ये बेचारे पूरे समय पर खोए खोए से रहते हैं। आप देखिएगा, मार्च के बाद जब हमारी सरकार यहाँ होगी तो यही पुलिस होगी लेकिन ये डकैतों को खदेड़ रही होगी, यही पुलिस होगी लेकिन ये अपराधियों को खदेड़ रही होगी, यही पुलिस होगी और अपराधियों को जेल में भेज रही होगी। आप खुद देखिएगा, आप देखिएगा जब हमारी सरकार मार्च के बाद में गठित होगी तो यही प्रशासन होगा लेकिन ये गरीबों के साथ न्याय कर रहा होगा, उसको रोटी और रोजगार देने की व्यवस्था कर रहा होगा। और यही पुलिस और यही प्रशासन होगा और उमा भारती जो 4000 करोड़ की योजनाएं लेकर के आ गई, वो सारी की सारी 6 महीने के अंदर आपको ललितपुर और झांसी जिले में देखने के लिए मिलेगी। झांसी में ऊर्जा है, शक्ति है, आशीर्वाद है। मैं आदरणीय अमित शाह जी को बताऊंगी, 1857 की क्रांति जब यहाँ पर आई तब उसकी ज्वाला बन गई और महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और उसने जो लड़ाई छेड़ी और उसका परिणाम निकला कि उसने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान के साथ और अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। और इसलिए उसके बारे में कहा गया, बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो। और इसलिए उसी झांसी वाली रानी के किले के हम पृष्ठभूमि में यहाँ पर हैं। मैं उसकी ऊर्जा, उसका उत्साह आज तक झांसी की हवाओं में बिखरा हुआ है, उसकी शक्ति, उसका आत्मविश्वास आज तक झांसी की हवाओं में बिखरा हुआ है। गरीबी, भूखमरी
बेरोजगारी के बाद में भी बुंदेलखंड के लोगों ने अपनी आन बान और शान पर कभी समझौता नहीं किया है। हमारे बुंदेलखंड के लोग दिल्ली में कुदाड़ी और फावड़ा चलाते मिलेंगे, लेकिन किसी के घर में झाड़ू और पोंछा लगाते नहीं मिलेंगे। ये आप ये ध्यान रखिएगा। ये बुंदेली आन बान और शान होती है। मैंने एक बुंदेलखंडी को कहीं दिल्ली में झाड़ू पोंछा लगाते नहीं देखा, मैंने कुदाड़ी और फावड़ा चलाते देखा। क्योंकि हम बुंदेलखंडी लोग, हम पराक्रम में विश्वास रखते हैं, हम परिक्रम में विश्वास नहीं रखते हैं, हम चापलूसी में विश्वास नहीं रखते हैं, हम चमचागिरी में विश्वास नहीं रखते हैं, हम अपनी खून की गर्मी में विश्वास रखते हैं। और इसलिए इस बुंदेलखंड की धरती से मैं सारे यहाँ के निवासियों की तरफ से आदरणीय अमित शाह जी को आश्वासन देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का परचम ललितपुर और झांसी और आसपास की सभी विधानसभाओं की सीटों के ऊपर फहरावे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से न मेरी तरफ से कसर रहेगी और न यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन की तरफ से कसर रहेगी। इसलिए जरा उठाइए मेरे साथ में हाथ, बांधिए मुट्ठियां और दीजिए अमित भाई को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वासन कि हम यहाँ पर भारी मतों से हर विधानसभा सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरावे। इसमें हम अपने आप को झोंक देंगे और जो सीटें उन्होंने कल्पना की होगी उससे भी ज्यादा सीटें हम यहाँ से बुंदेलखंड की धरती से उनको देंगे। बोलिए भारत माता की, जरा और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आसीन सभी मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ और इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म कर दूंगी कि उत्तर प्रदेश में हमारे ललितपुर और झांसी के लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को ये कष्ट रहा कि मैं उनको एक साल पहले तक तो बहुत मिलती थी, लेकिन एक साल से मिलना कम हो गया। उसका कारण ये था, मेरी पीठ और कमर पे तो तकलीफ थी ही, लेकिन मेरे मन को भी बहुत तकलीफ थी। और वो तकलीफ ये थी कि मैं लोगों की समस्याओं का निदान करने में अपने आप को असमर्थ पाती थी। मैं सड़क, बिजली और पानी के काम कर पा रही थी, लेकिन जो समस्याएं लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाली होती हैं, झूठे केस दर्ज हो जाना, छोटी छोटी बातों में चकबंदी में रोक लगा देना, जिससे आम आदमी बहुत परेशान होता है, उन परेशानियों के कारण मैं अपने आप को अक्षम पाती थी। और उसका एक उदाहरण है जो आज मैं लिविंग एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, जीवंत उदाहरण पेश करूंगी मैं यहाँ पर। एक हमारा बेकसूर कार्यकर्ता, झूठा उस पर मुकदमा लगा, मेरे कहने पर पुलिस ने उसकी जांच करी, उस जांच में वो बेकसूर पाया गया, लेकिन आज तक मेरे 1000 फोन करने के बाद में भी उसकी बेकसूरी की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं की गई। और जबकि उसको जांच में बेकसूर पाया गया है, उसकी जांच हो चुकी है, लेकिन वो मारा मारा फिर रहा है। आज मैं भगवान सिंह पाल को कहूंगी कि आज वो पुलिस के सामने यहाँ पेश हो जावे और ये जीवंत उदाहरण है, वो जेल जाए। मैं उसको जेल भिजवाने के लिए मैंने कहा था तू झांसी की रैली तक रुक जाना, और पूरी झांसी ललितपुर की जनता इस बात को देख लो कि एक निर्दोष व्यक्ति जिसकी जांच हो चुकी है, लेकिन जांच की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं की गई क्योंकि लखनऊ के आकाओं ने कहा कि वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करना, और इसके कारण उसको मजबूरी में जेल जाना पड़ रहा है। और ऐसा ललितपुर और झांसी जिले के कितने लाखों लाख लोगों को परेशान किया गया है। और इसी वजह से मैं सहम करके रह गई और मैंने तय किया है कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाऊंगी। मैं निवेदन करूंगी यहाँ के मुख्यमंत्री से और यहाँ के गृह मंत्री से जो उत्तर प्रदेश के होंगे, उनके सामने झोली फैला करके खड़ी हो जाऊंगी कि ये गरीब वर्गों के लोग हैं, ये दीनहीन लोग हैं, इनका अपमान हुआ है, इन पर झूठे केस लगे हैं, इनको इन सब चीजों से मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं भगवान सिंह पाल को कहूंगी कि वो जरा यहाँ सामने उपस्थित हो जावे और पुलिस को कहूंगी कि ले जाइए इस बेकसूर आदमी को, इसकी एक ही सजा है, इसकी एक ही गलती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता था। और इसको कहा गया था कि अगर तू बूथ का कार्यकर्ता बनेगा तो तेरे ऊपर केस लगाए जाएंगे। उस पर केस लगाए गए, मेरे आग्रह पर जांच हुई, जांच में वो बेकसूर पाया गया, लेकिन फिर भी अंत में उसको बेकसूर घोषित नहीं किया गया। और आदरणीय अमित शाह जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें 50% लोग ऐसे हैं जो ऐसे झूठे केस झेल रहे होंगे। उठाइए जरा हाथ जो झूठे केस झेल रहे हैं, 50% से भी ज्यादा लोग होंगे। और मैं इनके लिए जान दे सकती हूँ, मैं इनके लिए प्राण दे सकती हूँ, इन कार्यकर्ताओं के लिए जो झूठे केस झेल रहे हैं। और उसी का एक उदाहरण है जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और इसलिए हम बाकी की बाद में देखेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो बाकी के काम बाद में होंगे।
पहले ऐसे झूठे बेकसूर कार्यकर्ताओं पर लगे हुए सारे केस वापस करने के लिए मैं खुद सरकार के सामने खड़ी हो जाऊंगी, उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जरा उठाइए हाथ, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद दीदी उमा भारती जी। अब मैं आप सबके चिर परिचित उत्तर प्रदेश में संगठन के बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को अपना ध्यान देने वाले हम सबके गांव गली में हर कार्यकर्ता से परिचित भारत सरकार के लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री आदरणीय कलराज जी मिश्र से अनुरोध करूंगा कि वो आकर हम सबको अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय कलराज जी मिश्र। भारत माता की, या और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री ओम माथुर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस क्षेत्र की सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय बहन उमा जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य आदरणीय श्री थावरचंद जी, बुंदेलखंड के सभी सांसद श्री भानु जी, श्री पुष्पेन जी, श्री भौरव प्रसाद मिश्र जी, यहाँ के विधायक श्री रवि शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और यहाँ उपस्थित आसपास के झांसी, ललितपुर और बुंदेलखंड के आसपास से आए हुए सभी किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मित्रों, उमा जी ने इस क्षेत्र में किस तरीके से अराजकता व्याप्त है और लोगों के ऊपर झूठे तौर पर जो धाराएं लगाई जा रही हैं, इसके बारे में वर्णन किया है। पूरे प्रदेश भर में यही हालात है। समाजवादी पार्टी की हुकूमत है, और जब जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत होती है तो माफिया राज होता है, गुंडा राज होता है, और माफिया राज और गुंडा राज अराजकता को जन्म देता है, और जब अराजकता पनपती है तो आम आदमी असुरक्षित होता है। आज पूरे तौर पर पूरे प्रदेश भर में एक असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। यहां तो गुंडा टैक्स लिया जाता है, अमित जी, यहां गुंडा टैक्स लिया जाता है, यहां रंगदारी ली जाती है, यहां जो खनिज है, जो माइंस है, जो खुदाई है, हर चीज पर टैक्स है। जबरदस्ती कब्जा करना, गरीब लोगों को प्रताड़ित करना, इस तरह की हालात है। जब ये दृश्य दिखाई पड़ता है तो लगता है क्या जो यहाँ के बुंदेलों ने, जो यहाँ के बुंदेलखंडियों ने ये जो आवाज बुलंद की थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक एक बुंदेला के हृदय के अंदर अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना व्याप्त है। बुंदेलखंड के पत्थर पत्थर पर बुंदेलखंड के वीरता का इतिहास है। बुंदेलखंड के एक एक कण में आल्हा उद्योग विद्यमान है।
रानी झांसी विद्यमान है, तात्या टोपे विद्यमान है, खंड खंड पर विद्यमान है। इसलिए बुंदेलखंड की जनता आसुरी प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर उसको विनष्ट करती है और एक नया शासन का स्वरूप प्रदान करती है। आज वही उसी घड़ी में हम लोग आए हुए। समाजवादी पार्टी ने सबको विनष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया है। ऐसी हालत में समाजवादी पार्टी का शासन जाना चाहिए। आपस में लड़ रहे हैं, चचा भतीजा, बाप बेटा, कुनबा लड़ रहा है, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है। यह नहीं देख रहा है कि बुंदेलखंड के किसानों की क्या दुर्दशा है। 2003 से लेकर 2014 तक कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, इससे तबाह यहां का किसान कर्जे के मार से प्रताड़ित, आत्महत्या करने के लिए मजबूर, खाने के लिए अन्न नहीं, दाना नहीं, और जो भी पैकेज दिए गए उस पैकेज का उपयोग नहीं। 2009 में 900 करोड़ का पैकेज दिया गया था, उसका उपयोग नहीं हुआ। मायावती की सरकार थी, पैसा खा डाला गया, सारा पैसा किसानों के हित के लिए नहीं लगाया गया, और पैसा लगाया गया दूसरे प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने। कितना भयंकर भ्रष्टाचार था उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। मैं ऐसे किसानों के घर पर गया हूं जो कर्जा अगर चुकता नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर दी। मैं ऐसे किसान के घर पर गया हूं जब उसको देखा कि फसल नष्ट हो गई है, हम कैसे देंगे, तो खेत में जाकर बेटा फांसी लगा लेता है, और बाप जब घर में आता है पता लगता है कि बेटा ने फांसी लगा लिया है, तो बाप तड़प तड़प करके चिल्लाता है। पता लगता है कि कर्जा कैसे भरेगा। यह हालत है बुंदेलखंड के किसानों की। हमने इस पर चिंता व्यक्त की। हमने अनुभव किया है कि किसान की खेती अगर सही तौर पर उसमें सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, समय पर बीज मिल जाए, और जो फसल पक जाए, काटने की सही इंतजाम हो जाए, तो बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या नहीं करेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जो घोषणा की उन छोटे किसानों को ध्यान में रखकर किया। उन्होंने एक अलग से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के रूप में ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि कोई खेत ऐसा नहीं होगा जो सिंचाई के बगैर छूट जाएगा। बस खत्म। सिंचाई के बगैर छूट जाएगा। वो सिंचाई योजना प्रारंभ हो गई है, कमेटियां बननी शुरू हो गई है। दुर्भाग्य है यहां का किसान जब परेशान हो रहा था, अकाल पड़ा था, हमारी सरकार ने 1304 करोड़ रुपया राहत के लिए दिया था आपके लिए, लेकिन अखिलेश यहां के मुख्यमंत्री ने नहीं आपके पास पहुंचाया। यहां जरूर आए थे, यहां अगर उन्होंने पैकेज की घोषणा की थी, यहां अगर उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, यहां अगर उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाकर नौजवानों को रोजगारी देंगे, मैं कहता हूं केवल घोषणा मात्र थी। यहां का किसान, यहां का नौजवान परेशान है, गरीबी के मार से प्रताड़ित है। हमने फैसला किया है कि हम किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने किसान का जो संपूर्ण बीमा योजना चलाई है, उस संपूर्ण बीमा योजना वो किसान के लिए है। अगर उसकी फसल नष्ट हो गई है, समाप्त हो जा रही है, तो पूरा का पूरा पैसा किसान को मिल जाए, कम से कम प्रीमियम पर, और किसान फसल नष्ट हो जाने के बाद भी परेशानी का अनुभव न करे, ये प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। मित्रों, हमने बुंदेलखंड पैकेज दिया, केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज दिया है। अब बुंदेलखंड पैकेज 77,243 करोड़ का है, लेकिन लगभग 5,000 करोड़ रिलीज भी कर दिया है।
हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि किसानों के लिए कितना तूने बांटा? किसानों के लिए कुछ नहीं आया। उमा जी यहां नदियों को जोड़कर बुंदेलखंड को हरा भरा बनाना चाहती है। बुंदेलखंड बरसात के दिन में एक ऐसा स्थल दिखाई पड़ता है कि स्वर्ग भी शायद इससे तुलना न कर सकता हो। इतना बढ़िया हरियाली होती है। तालाब जहां जब भरे जाए, बुंदेलखंड में तालाबों का ढेर है। चरखारी ऐसा स्थान है जहां तालाब के माध्यम से ही हम टूरिज्म का जबरदस्त विकास कर सकते हैं। यहाँ पैराग्लाइडिंग का भी हो सकता है, धार्मिक क्षेत्र है, सब कुछ है। मित्रों, इन सारी चीजों को विकसित करने के लिए, बुंदेलखंड को संपूर्णता में देखने के लिए, किसान ठीक हो, नौजवान को रोजगार लगे, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमने तय किया है 2014 में आप परिवर्तन करके भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बनाया, दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा को जागृत किया। और आज हम परिवर्तन यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए इस सरकार को, वर्तमान सरकार को जो उत्तर प्रदेश में है, इसको किनारे करके एक नए युग की हम शुरुआत करें। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर बैठाकर बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का बढ़ाने के लिए एक संकल्प लेकर चले। मां पीताम्बरा जरूर हमें सहयोग प्रदान करेगी। इतना ही करके आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब मैं हम सबके प्रिय उत्तर प्रदेश में जिनके मुख्यमंत्री काल में एक सुशासन की हमने अनुभूति की थी, जो आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिनके संरक्षण में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूं, कृपया हमें अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, भारत सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कलराज जी मिश्र, यहां की सांसद, और आप जानते हैं कि जिनकी वाणी में ओज है, ऐसी हमारी बहन सुश्री उमा भारती जी, जो भारत सरकार की मंत्री भी हैं, और हमारे मित्र भारत सरकार के मंत्री श्रीमान थावर चंद जी गहलोत, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओम जी माथुर, प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव जी मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह, सांसद बुंदेलखंड के श्री भानु प्रताप जी वर्मा, श्री पुष्पेंद्र जी चंदेल, श्री भैरव प्रसाद जी मिश्र, और मेयर झांसी सुश्री किरण वर्मा, और विधायक झांसी श्री रवि शर्मा, और इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद झांसी के इस मैदान में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। मुझे याद है जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तब भी यही इसी मैदान में हमने सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था, और उसके बाद भी जब मैं झांसी आया था, उस समय भी सार्वजनिक सभा को यहीं से संबोधित किया था। लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच आया हूं। फिर भी बहनों भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और हम सभी का आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है, तालियों की गड़गड़ाहट से आपने स्वागत किया है। लेकिन आप जानते हैं, भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के बहनों भाइयों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं। शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जिस जिले के हालात से हम वाकिफ न हो। लेकिन मैं अध्यक्ष जी यह कह सकता हूं
कि हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भले ही हमारा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो अध्यक्ष जी, लेकिन यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के बहनों भाइयों ने अपनी आन बान शान के साथ कभी समझौता नहीं किया है, क्योंकि यह वीरों की धरती है, बहादुरों की धरती है। महारानी लक्ष्मीबाई की यह धरती है, जिस महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान तो दे दी बहनों भाइयों, लेकिन झांसी को नहीं जाने दिया। उस महारानी लक्ष्मीबाई की यह धरती है, यह वीर छत्रसाल की धरती है, अलाउद्दीन की धरती है, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल धड़कने लगते हैं। ऐसे बहादुरों की यह धरती है। लेकिन मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों का आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। लगातार 2003 से या तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, या तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी का मैं अंतिम मुख्यमंत्री यहां रहा हूं। 14-15 वर्षों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है। उसके पहले भी लंबे समय तक यदि किसी की सरकार रही है तो सपा और बसपा की ही सरकार रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, मेरी बात गलत हो तो आप ताली मत बजाना, लेकिन इतने वर्षों तक हुकूमत में रहने के बावजूद आज हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है, यह मैं सपा बसपा के नेताओं से इस सवाल का जवाब चाहता हूं। इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं अपने भाषण को लंबा नहीं करना चाहता, मैं कुछ सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि झांसी में सबसे बड़ी किल्लत, सबसे बड़ी परेशानी यदि कोई है तो पानी की है। झांसी के लोग पानीदार हैं, लेकिन फसल पैदा करने के लिए खेतों में जो पानी चाहिए वह पानी हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने दिल्ली में हम लोगों की, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दी है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाइए। यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं 5 से 10 वर्षों के अंदर हम बुंदेलखंड की पानी की समस्या का समाधान आपको दे देंगे, यह मैं आपको भरोसा में दिलाता हूं। क्यों नहीं पानी की समस्या का समाधान हो सकता? जो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है वह उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, यहां तक कि जेल जाने की नौबत आ जाती है। चाहे उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेता रही हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हो। क्या कारण है? जब जब आप लोगों की सरकार रही है, आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, मेरी बात यदि गलत हो तो ताली मत बजाना, लेकिन क्या यह सच नहीं है? चाहे यहां के मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह रहे हो अथवा राम प्रकाश गुप्त रहे हो अथवा मैं यहां का मुख्यमंत्री रहा, किसी मां की लाल की हिम्मत नहीं थी कि उंगली उठाकर कह दे कि हम लोगों के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं है। मैं सपा बसपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है हमारे दामन पर कोई दाग नहीं लगता है मुख्यमंत्री यदि हमारी पार्टी के लोग रहते हैं, और आपके मुख्यमंत्री बनते ही आपके दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने 2014 में लोकसभा चुनाव में झोली भर दी है भारतीय जनता पार्टी की, झोली भर दी है। मैं शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं बुंदेलखंड के बहनों भाइयों, झोली भर दी है आपने। पहली बार भारत की संसद में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 2.5 वर्षों का समय गुजर गया है। क्या कहीं अखबार में पढ़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री अथवा हमारी सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पढ़ा है, कहीं सुना है
कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ उठाकर बतलाइए मेरे बहनों भाइयों, क्या कारण है मुलायम सिंह जी, क्या कारण है मायावती जी? 2.5 वर्षों का समय गुजर जाने के बाद भी हमारी सरकार के मुखिया पर कोई आरोप नहीं भ्रष्टाचार का लगता है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहां 1 पैसे के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। कोई कह सकता है हमारा विरोधी 2.5 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने यह काम किया, यह काम नहीं किया, यह अधिक किया, यह कम किया, यह तो आरोप लगा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता मेरे बहनों भाइयों। और इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के लाल ने किया है तो भारत माता के लाल का नाम है नरेंद्र भाई मोदी, जिसने सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने गेहूं पैदा किया, पसीना बहाकर गेहूं पैदा किया है आपने। कभी कभी गेहूं की फसल भी सूख जाती है, मैंने यह देखा है अपनी आंखों से इस बुंदेलखंड में। धान की तो बात ही छोड़िए, पानी नहीं मिलता है, किसान तड़प तड़प कर रह जाता है, धान नहीं पैदा कर पाता। किसी तरीके से जहां थोड़ा बहुत पानी मिल गया, भगवान भरोसे वहां धान पैदा हो जाता है। लेकिन यदि आपने धान पैदा किया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपका धान खरीदा है कि नहीं खरीदा, आपका गेहूं खरीदा है कि नहीं खरीदा है? मैं आपसे पूछता हूं, पीछे के लोग बतलाइए, आपका गेहूं धान इस सरकार ने खरीदा है कि नहीं खरीदा है? सभी लोग, पीछे के लोग हाथ उठाकर बतलाइए, खरीदा है कि नहीं खरीदा है? क्यों नहीं खरीदा? बहनों भाइयों, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का किसान जो भी अपना गेहूं अथवा धान बेचना चाहता था, सरकार को हमने आदेश दिया था 1-1 पाई की खरीद कर ली जानी चाहिए, और खरीद कराने का काम मैंने किया था। क्यों नहीं आप करते? खाद की किल्लत, खाद हमारे किसानों को नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज मैं डंके की चोट से कह सकता हूं, 1.5-2 साल पहले तो खाद के लिए आपके ऊपर लाठी चार्ज हुई होगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा करिश्मा किया है कि हमने खाद की भी कीमत कम की है और खाद का भरपूर उत्पादन किया है। मेरे बहनों भाइयों, खाद को लेकर अब कोई भी समस्या उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं रह गई है। क्यों नहीं काम हो सकता है? कानून और व्यवस्था, गुंडे और बदमाशों का राज है। ये हमारे जो सफेद झंडे लिए हैं भाई कह रहे हैं एक संत के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया, ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमे थोपे गए हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, लेकिन बहनों भाइयों, आप यकीन रखना, आप उत्तर प्रदेश में सरकार आने दो, कोई मां का लाल इंसाफ पाने से आपको रोक नहीं सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार इसकी जांच कराएगी। जितने के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हैं, वह झूठे मुकदमे वापस होने चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर होने के कारण जो दुनिया के दूसरे देशों से पूंजी निवेश होना चाहिए, वह पूंजी निवेश यहां नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का भी औद्योगिक विकास होना चाहिए, ताकि यहां के बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मुहैया हो सके। लेकिन जब तक यहां पर कानून व्यवस्था के हालात चुस्त दुरुस्त नहीं होंगे मेरे बहनों भाइयों, तब तक किसी भी सूरत में यहां पर बाहर से पूंजी नहीं आएगी और यहां पर उद्योग नहीं खड़े हो पाएंगे, और उद्योग नहीं खड़े हो पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से यहां से बेरोजगार नौजवानों के हाथों को जो रोजगार मिलना चाहिए वह रोजगार नहीं मिल पाएगा।
और मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय था और आज भी उस प्रकार के हालात हैं कि ट्रक वाले जब ट्रक लेकर चलते थे सड़कों के ऊपर, तो उस समय ट्रकों से वसूली होती थी मेरे बहनों भाइयों। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का था, यदि कोई ट्रक चलाने वाला उस समय का यहां मौजूद हो तो मैं कह सकता हूं किसी की हिम्मत नहीं थी कि ट्रक चलाने वाला का ट्रक रोककर उससे पैसे की वसूली कर ले। ऐसे हालात इस उत्तर प्रदेश में उस समय पैदा हुए थे। क्यों नहीं यह सब सारे काम यहां पर हो सकते, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। बिजली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैठ जाओ अलग से बात कर लेंगे, बैठ जाओ अलग से बात कर लेंगे, बैठ जाओ अलग से बात कर लेंगे, आप हमसे मिल लेना, बैठ जाओ मैं सुन लूंगा, बैठ जाओ। और मेरे बहनों भाइयों, मैं बिजली के बारे में पूछना चाहता हूं। मैं बिजली के हालात के बारे में लोगों से जानकारी ले रहा था कि बिजली के हालात इस समय उत्तर प्रदेश में कैसे हैं। लोगों ने मुझे बतलाया कि कुछ महीनों से शायद बिजली कुछ बढ़ा दी गई है उत्तर प्रदेश में। क्या यह सच है? सच है कि बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। अरे शाम को तो मिल रही होगी, रात को तो मिल रही होगी, दिन में मिल रही होगी, बिजली मिल ही नहीं रही है। अरे तब तो आप लोगों को बहुत ही तकलीफ होती होगी। मेरे बहनों भाइयों, दिन भर के थके हारे काम करने के बाद जब रात को आप अपने घरों में जाते होंगे तो बिजली नहीं रहती होगी, अंधेरा ही अंधेरा रहता होगा। न तो आप अपनी घरवाली का चेहरा देख पाते होंगे, न घरवाली आपका चेहरा देख पाती होगी। ऐसे हालात इस हुकूमत ने पैदा करती हैं। मैं गांव की सड़कों के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। गांव की सड़कों की हालत क्या है? चुस्त दुरुस्त है? आप लोग बतलाइए, गांव की सड़कों की हालत क्या है? जरा हाथ उठाकर बतलाइए। खराब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में सड़कें बनाने का सिलसिला किसने प्रारंभ किया था? गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम जिस भारत माता के सपूत ने किया था, उस भारत माता के सपूत का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने की गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला प्रारंभ किया था। और आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश का एक भी गांव शेष नहीं बचेगा जिन गांवों को पक्की सड़कों से न जोड़ दिया जाए। ऐसा एक गांव भी शेष नहीं बचेगा। जहां तक हाईवेज बनाने का सवाल है, 2013-14 में जहां पर केवल 3,500 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, आज कोई जाकर देख ले, समाचार पत्र के लोग यहां पर हमारे मीडिया के भाई बैठे हैं, इनसे सवाल पूछ ले। आज यदि सड़कों का निर्माण हो रहा है तो 10,000 किलोमीटर से अधिक इस वर्ष नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट जो है अवार्ड किए जा चुके हैं। हम लोगों का फैसला है कि 2016-17 आते आते हम 25,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट अवार्ड करेंगे और सारी हिंदुस्तान में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की पक्की सड़कों का जाल बिछा देंगे। सड़कें बनती हैं, जवानों को रोजगार हासिल होता है मेरे बहनों भाइयों, जवानों को रोजगार हासिल होता है, सीमेंट उद्योग बढ़ता है, कोयला उद्योग बढ़ता है और साथ ही साथ खदान उद्योग भी बढ़ता है। लेकिन आपके यहां हुक्मरान आपके पानी को तो पी गए हैं, अब बालू भी आपके यहां चट कर रहे हैं, आपकी खदानों को भी चट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हालात पैदा किए। कौन कौन सी कहानी आपको मैं यहां पर सुनाऊं, क्योंकि आप सभी लोग हमारे अध्यक्ष जी को भी सुनना चाहेंगे। लेकिन एक बात, भारत सरकार के गृह मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूं बहनों भाइयों, और ये वीरों की धरती पर यदि मैं आया हूं तो आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं,
हमारे प्रधानमंत्री का भी जहां तक सवाल है, कोई कमजोर कलेजे वाला प्रधानमंत्री आज भारत का कोई नहीं है, मजबूत कलेजे वाला प्रधानमंत्री है। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है मेरे बहनों भाइयों। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है। दुनिया का हर अर्थशास्त्री इस हकीकत को स्वीकार करता है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है, भारत को तोड़ना चाहता है। लेकिन आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भी पाकिस्तान भेजा था। बहनों भाइयों, मैं पाकिस्तान गया, दो टूक जो कहा जा सकता था, पाकिस्तान को दो टूक उसकी धरती पर सुनाकर उसके हौसले पस्त करने का काम किया था। वह आतंक, वह पाकिस्तान जो तिलमिलाया हुआ है, वह पाकिस्तान जो तिलमिलाया हुआ है, भारत का विकास उसे रास नहीं आ रहा है। वह आतंकवादियों से हमले कराता है। आतंकवाद यह बहादुरों का हथियार नहीं होता है मेरे बहनों भाइयों, आतंकवाद यह कायरों का हथियार होता है, कायरों का हथियार है। और मैं कहना चाहता हूं, बहादुर यदि कोई अपने को समझता है तो आंख से आंख मिलाकर लड़ ले, सीने का बटन खोलकर लड़ ले। विजय यदि हासिल होगी तो भारत को ही विजय हासिल होगी। अरे पाकिस्तान तुम अपने आतंकवादियों को भेजकर हमारी भारत की धरती पर हमारे सेना के जवानों पर हमले कराते हो। लेकिन इस बार तुम्हें समझ में आ गया होगा, भारत के सेना के जवानों के अंदर, भारत के अर्धसैनिक बल के जवानों के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ ऐसे जवानों के अंदर वह ताकत है मेरे बहनों भाइयों। केवल भारत की धरती पर ही लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जरूरत पड़ी है तो तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे हौसले पस्त करेंगे। और इस काम को भी हम लोगों ने किया। घर में घुसकर तुम्हारे हौसले को पस्त किया है। बहनों भाइयों, यकीन रखना इस हुकूमत पर, कमजोर हुकूमत नहीं है। आज कुछ लोग सेना के जवानों और सुरक्षा के जवानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लंबे समय से हमारे सेना के जवान 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग करते रहे हैं, वह 1 रैंक 1 पेंशन उनकी सरकारों ने तो देने का काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने आते ही सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम किया। फिर भी सेना का नाम लेकर, सुरक्षा के जवानों का नाम लेकर राजनीति की जा रही है। मैं जानता हूं भारत के सेना के जवानों को, सेना का जवान यह कभी नहीं चाहता है, सुरक्षा का जवान यह कभी नहीं चाहता है कि मेरे बहनों भाइयों उसके नाम पर कोई राजनीति करे। मैं कहना चाहता हूं अपने विरोधी बहनों भाइयों से, राजनीति करनी है, विकास के मुद्दे पर राजनीति करो। भ्रष्टाचार यदि हमारी सरकार करती हो तब तुम आरोप लगाओ, और कोई आरोप लगाना चाहते हो आरोप लगा लो। लेकिन वहां हमारे भारत के सेना के जवान जो अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, कृपया उनके नाम पर राजनीति करना बंद करो। मैं यह अपील करना चाहता हूं सभी नेताओं से। बहनों भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को आपने देखा है, एक बार नहीं देखा है, 3 बार देखा है। समाजवादी पार्टी की सरकार को पहले भी आपने देखा है, इस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार को देख रहे हैं। इस समय कुछ समाजवादी पार्टी में गड़बड़ चल रहा है, मालूम है कि नहीं है? मालूम है पीछे
गड़बड़, कलह महाभारत हो रहा है। वैसे बहनों भाइयों, किसी परिवार में महाभारत होता है तो उस परिवार में झांक कर देखने का हमारे पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है और मैं झांकना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि वह पार्टी सरकार में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस महाभारत के कारण इस हमारे उत्तर प्रदेश का विकास प्रभावित हो, उसके ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़े, विकास ठप हो जाए, कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर हो जाएं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, या तो कलह यह बंद होनी चाहिए, या तो तुरंत चुनाव के लिए इस सरकार को अपनी संस्तुति देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में पूरी दमखम के साथ उतरने को तैयार है। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों की दिल्ली में सरकार बना दी है। मैं जानता हूं बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं राज्य में सरकार न होने के कारण। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ओला पड़ा था कि नहीं? यहां ओला पड़ा था कि नहीं? पीछे हाथ उठाइए। ओला पड़ा था, सूखा पड़ा था, मालूम है? बहनों भाइयों, 3,000 करोड़ रुपए से अधिक उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने मुहैया कराया है। 3,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने, और जो कमेटी है उस कमेटी का चेयरमैन मैं ही हूं। 3,000 करोड़ रुपए आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी ओला पाला पड़ने पर इतनी धनराशि मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पैसा दिल्ली से हम लोगों ने भेजा था वह आपको मिला है कि नहीं मिला है? यह हालत, लूट चल रही है मेरे बहनों भाइयों। लूट का सिलसिला बंद होना चाहिए। तो क्या मैं यह यकीन करके जाऊं, आज यहां पर झांसी के लोग हैं, लेकिन झांसी ही नहीं, मैं बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की जनता को यह संदेश देना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आपने झोली भर दी है दिल्ली के लिए, एक बार कम से कम उत्तर प्रदेश में भी तो हमारी झोली भर के एक बार अवसर दे दीजिए। मेरे बहनों भाइयों, 14 वर्षों का वनवास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपना राजपाट संभाला था। तो क्या अब 14 वर्षों से अधिक का वनवास भारतीय जनता पार्टी के लिए इस उत्तर प्रदेश में होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब तो मेरे बहनों भाइयों, एक बार हाथ उठाकर कह दो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का वनवास समाप्त, और अगली सरकार यदि किसी की बनेगी तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और पहली बात सरकार बनी, पहला काम हमारी सरकार यही करेगी बहनों भाइयों, पहला काम हमारी सरकार करेगी कि यहां पर जो कानून और व्यवस्था की बदहाली है, गुंडे बदमाशों के जो हौसले बुलंद हैं, उन पर काबू पाया जाए। अंत में यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और यदि कोई भी गुंडा और बदमाश किसी कमजोर इंसान को सताने की कोशिश करेगा, इसी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार उल्टा कर देगी। यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, निर्भीक होकर काम करिए, आगे बढ़िए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यही अपील करते हुए और पुनः आप सबके सामने शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का केसरिया परचम लहराया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी का जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए, जिनके नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का राज स्थापित करने जा रहे हैं। भारत माता की। भाई ऐसे नहीं, ये परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है।
यहां की आवाज दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं वहां तक पहुंचनी चाहिए। उनको मालूम पड़ना चाहिए यूपी में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊंचा कर परिवर्तन के आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान कलराज जी, श्रीमान थावरचंद जी, यहां की लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार की मंत्री साध्वी उमा भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी श्रीमान ओम जी माथुर जी, जिनके नेतृत्व में संगठन का नेतृत्व जो हमारा कर रहे हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, लखनऊ के महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, एसपी सिंह बघेल जी, सांसद भानु प्रताप जी, पुष्पेल चंदेल जी, श्रीमान भैरव सिंह जी, झांसी की मेयर श्रीमती किरण वर्मा जी, विधायक श्री रवि शर्मा जी, और आज झांसी से इस परिवर्तन यात्रा में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, बहुत समय से आप लोग यहां पर बैठे हैं और ये परिवर्तन यात्रा का दूसरा रथ जो यहां पर खड़ा है, कुछ समय में यहां से दिग्विजय के लिए निकलने वाला है। और ये रथ जाने के लिए हमने झांसी को इसलिए पसंद किया है कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, वीरों की भूमि है। चंद्रशेखर आजाद, वीर छत्रसाल, मैथिली शरण गुप्त और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भी इसी भूमि से जाकर देश का नाम रोशन किए। ये यात्रा जो निकलने वाली है, ऐसी 4 यात्राएं पूरे उत्तर प्रदेश में सभी की सभी 400 सीटों पर घूमने वाली है। कल एक शुरू हो गई, आज एक शुरू होगी और उसके बाद में 2 और शुरू होने वाली है। और मैं आपको बताता हूं, 24 दिसंबर को माननीय मोदी जी जब यात्रा का समारोह करेंगे, तब ये उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने का काम समाप्त हो गया होगा। मित्रों, 2014 में जब चुनाव आया, तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। हम इस देश के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और चुनाव के अंदर आज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश की जनता को आभारी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में देकर आपने मोदी जी को देश को आगे ले जाने का काम दिया और मोदी जी ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। 2.5 साल होने को आए, इस सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप
हमारे विरोधी इस सरकार पर नहीं लगा सकते। इसके पहले 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, सपा और बसपा के समर्थन से चली। वो सरकार सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार थी। वो सरकार ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए थे मित्रों, 12 लाख करोड़ के। और मोदी जी की सरकार आने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ है। और इस सरकार ने आने के बाद, क्योंकि मोदी जी खुद भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद है, वाराणसी से ही चुनकर गए, पूरे देश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। हर 15 दिन में एक नई योजना लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों। मैं आपको कुछ योजनाओं के नाम बताना चाहता हूं। सूची बहुत लंबी है, बताऊं भैया? जरा जोर से बोलिए, बताऊं? आप थक जाइए तो रोक दीजिएगा मुझे। मैं शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, कल्याण योजना, जन औषधि योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बाल स्वच्छता मिशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि बाजार, ई मार्केट, परंपरागत कृषि विकास योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे अभी तो बहुत लंबी सूची है भाई, आप अभी से थक गए? हर 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक योजना लेकर आई है, मगर वो योजनाएं यहां पर नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती है भाई? आप बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा बुंदेलखंड के किसानों को मिला है क्या? इसलिए नहीं मिला है कि चाचे भतीजे के झगड़े में एजेंसी का कमीशन कौन लेगा वो तय ही नहीं हो पाया मित्रों, तय ही नहीं हो पाया। ये सारी योजनाएं जो बनी है वो योजनाएं उत्तर प्रदेश के गरीब तक, उत्तर प्रदेश के गांव तक, उत्तर प्रदेश के किसान तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि बीच में एक लखनऊ की सरकार आती है, जो सरकार को गरीब से कोई लेन देन नहीं, गांव से कोई लेन देन नहीं है, किसान से कोई लेन देन नहीं है। वो तो तय करने में पड़े हैं नेताजी का वारिस कौन होगा, उसके झगड़े में पड़े। मित्रों, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक बड़ा बिजली का कारखाना हो और उसमें से बिजली बनकर हाई टेंशन लाइन से गांव तक आ जाए तो गांव में से सीधी घर में आ सकती है क्या बिजली? बताइए। हाई टेंशन लाइन से सीधी घर में आ सकती है? बीच में डीपी चाहिए ना आपको? ट्रांसफॉर्मर चाहिए या नहीं चाहिए? ये मोदी जी जो योजनाएं भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, वो हाई टेंशन वायर से आ रहा है उत्तर प्रदेश में, मगर लखनऊ में जो डीपी पड़ी है ना, वो जल गई है, इसलिए बिजली यहां तक नहीं पहुंचती। अब बताइए, एक ट्रांसफॉर्मर जल जाता है, डीपी जल जाती है, तो क्या करते हैं बताइए? जरा जोर से बोलिए, क्या करते हैं? मित्रों, उखाड़ कर फेंक दीजिए ये समाजवादी पार्टी की सरकार को और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही। अगर यहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा मित्रों, सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा। और बुंदेलखंड
उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध हिस्सा बनने वाला है। बुंदेलखंड में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक खनन घोटाला बंद कर देना तो बुंदेलखंड के हर बासिंदे को एक मारुति कार मिल जाए, एक मारुति कार। इतना पैसा खा गए सपा वाले। हमारे यहां भी बुंदेलखंड की तरह प्राय अकाल पड़ता था। गुजरात में, पश्चिम महाराष्ट्र में आज भाजपा की वहां सरकारें बनी है। चेक बैंक, नाले, कैनाल, ये कर सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन करने वाला गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बना है। बुंदेलखंड के अंदर भी अटल जी ने योजना भेजी थी, मगर ये सपा बसपा सारी योजना को खा गए। पैसा उनके नेताओं के घर में पहुंच गया। बुंदेलखंड का किसान आज भी अकाल का सामना कर रहा है। मित्रों, सपा बसपा बसपा सपा 15 साल से ये जो क्रम चला है उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश का विकास ये सपा बसपा नहीं कर सकते। ऊपर मोदी जी की सरकार है, नीचे भी भाजपा की सरकार बना दीजिए, उत्तर प्रदेश अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। मित्रों, ये मायावती जी कहती है कि सपा की सरकार ठीक नहीं है, बसपा को मौका दीजिए। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा को मौका दिया था या नहीं दिया था? उत्तर प्रदेश का विकास हुआ? कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक थी? वो बसपा कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। ये सपा बसपा दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते मित्रों, नहीं कर सकते। अभी मैं एक टीवी पर देख रहा था, अखिलेश जी कह रहे थे अगर मुख्तार अंसारी की पार्टी से गठजोड़ होता है तो मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा। आज मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं कि मुख्तार की पार्टी से तो आपके चाचा जी ने गठजोड़ कर दिया, आप क्यों मुख्यमंत्री पद पर बैठे हो? अखिलेश जी क्यों बैठे हो? और मुख्तार को छोड़ दो। मुख्तार हो, अफजाल हो, अतीक हो, आजम हो, कितने कितने भरे पड़े हैं, कितने को निकालोगे? पूरी समाजवादी पार्टी खलास हो जाएगी। मित्रों, एक और मुख्तार जी, अफजाल, आजम खान, अतीक अहमद और बसपा में जरा बोलिए कौन है भाई? जोर से बोलिए कौन है? एक और खाई है, एक और कुआं है। भाजपा में कोई नहीं है, एक भी गुंडा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। गुंडा राज के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश का विकास करेगी। अभी कुछ दिन पहले कुछ मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने अधिकार के लिए अर्जी लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये ट्रिपल तलाक वाला मामला है, इसके बारे में सरकार का क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 मिनट की झिझक के बगैर कहा, महिला चाहे किसी भी हो, कोई भी हो, उसका अधिकार की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम ट्रिपल तलाक के समर्थन में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सपा बसपा कांग्रेस को, सब लोग अपनी राय स्पष्ट करें। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने के लिए सपा बसपा और कांग्रेस की राय क्या है? हमारी राय है सभी महिलाओं को संविधान ने जो दिए हैं वो अधिकार मिलने चाहिए और ये
भारतीय जनता पार्टी ने हलफनामा भी दे दिया है। मगर सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों पार्टियां चुप है। मित्रों, यहां पर मायावती जी का जब भ्रष्ट शासन था, खाद्यान्न घोटाला हुआ, ताज कॉरिडोर का घोटाला हुआ, टीईटी का घोटाला हुआ और सबसे बड़ा घोटाला हुआ स्मारक बनाने में। जितने भी पैसे थे सारे के सारे पुतले बनाने में बहन जी ने लगा दिए। आपकी लाइट भी पुतले में गई, रोड भी पुतले में गया, आपकी सालाएं भी पुतले में गई। मित्रों, अखिलेश की सरकार आई, उन्होंने भी बुलंदशहर कांड से सब लोग वाकिफ है। महिलाओं की सुरक्षा सपा पार्टी नहीं कर पाई। हर गरीब की जमीन का कब्जा अगर किसी ने लिया है तो सपा के गुंडों ने लिया है। मित्रों, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिन गुंडों ने गरीबों की जमीन का कब्जा लिया है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनते ही एक सप्ताह के अंदर उनको जमीन का कब्जा छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भर्ती के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, बुंदेलखंड के गरीब बच्चे के लिए भर्ती के लिए कोई जगह है क्या? आपको नौकरी मिल सकती है क्या? बताइए भैया, मिल सकती है? सबसे ज्यादा पलायन अगर किसी एक क्षेत्र से होता है तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल से होता है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं जहां युवा को अपनी मां बाप और पत्नी के साथ रहकर उत्तर प्रदेश की जमीन पर ही रोजगारी मिल जाए। इस प्रकार का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। और वो उत्तर प्रदेश तभी बन सकता है जब कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, इस प्रकार का शासन आए। मित्रों, सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। दिल्ली में नरेंद्र भाई का शासन है। नरेंद्र भाई यहां से सांसद बनकर आपने उनको दिल्ली में भेजा है। वो यूपी का विकास करना चाहते हैं, मगर यहां पर जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश का विकास करने देना नहीं चाहती। आप सब मुझे बताइए कि आप सब आने वाले चुनाव में नरेंद्र भाई का हाथ मजबूत करेंगे? जरा पीछे भी बोले, करेंगे? 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएंगे, कमल के फूल को खिलाएंगे, बुंदेलखंड में लोकसभा की तरह सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिताएंगे। ये रथ जो जा रहा है उसके परिवर्तन के साथ जुड़ेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर कर परिवर्तन के आक्रोश के साथ, गुस्से के साथ, विजय के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का, आदरणीय केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र जी का, थावर चंद गहलोत जी का, उमा भारती जी का, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी का, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी का, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी का, एसपी सिंह बघेल राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा का, प्रदेश महामंत्री
सलिल बिश्नोई जी का, विजय बहादुर पाठक जी का, सांसद भानु प्रताप वर्मा जी का, पुष्पेंद्र चंदेल जी का, भैरव प्रसाद मिश्र जी का, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा जी का, बाबूराम निषाद जी का, प्रदेश मंत्री रंजना उपाध्याय जी का, सुरेश अवस्थी जी का, क्षेत्रीय महामंत्री संगठन ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी का, मेयर झांसी किरण वर्मा जी का, प्रदीप सरावगी जी का, संजय दुबे जी का, उपस्थित जनता जनार्दन का, प्रिंट मीडिया का, पत्रकार बंधुओं का, अपने मीडिया के कर्मियों का, अपने जिले झांसी महानगर के इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस परिवर्तन की बयार को पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 में परिवर्तन की बयार हम लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विजयश्री प्राप्त करेगी। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र 52 की 52 विधानसभा सीटें जीतकर आपकी झोली में सौंपने का प्रयास करेगी। मैं आप इस परिवर्तन की यात्रा के सहभागी बने सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। हेलो 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 पेवर निकाल दे, मैं फिर दूंगा। काफी लोगों के लिए लीजिए।
नहीं आ रहे आ रहे हैं इसको भी आ जाएंगे माइक उठा लो तो